हाय एवरीबॉडी। हम 10th क्लास हिस्ट्री का थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन टेक्स्ट बुक से हमें पता चलता है यूजुअली ये ज़माना था 1929 से लेकर 1930 तक। इससे पहले हमने देखा कि कैसे जो है अभी मास प्रोडक्शन हुई थी, कंजप्शन था ठीक ठाक, सारा कुछ निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई 1929 में जैसे जिससे सारा कुछ सिस्टम जो है अनसिस्टमैटिक हो गया, इम्बैलेंस हो गया। वो इम्बैलेंस सिस्टम का होना वो क्या था, वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। इन जनरल, पहले मैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये ग्रेट डिप्रेशन था क्या। A major economic collapse characterized by mass and unemployment and limited business activity that lasted from 1929 to 1940 in the US and a similar period in other countries. A major economic collapse यानी कि इकोनॉमिक कोलैप्स था। कैसे था, किन चीज़ों से बना हुआ था ये कोलैप्स? मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेरोजगारी थी लोगों में। लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा कम बिजनेस चल रहा था। अगर 10 दुकानें थी, मिसाल समझाने के लिए मैं आपको लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी की दूंगा। अगर 10 दुकानें थी, 10 में से महज 2 चल रहे थे। दैट लास्टेड फ्रॉम 1929 टू 1940, एग्जैक्टली 1929 से लेके स्टार्ट हुआ और 1940 तक ये चला। लेकिन 1929 और 1930 में ये पूरे दुनिया में था। तो अमेरिका जैसे स्टीज में ये इसका फिर जो है इफेक्ट या आफ्टर मैथ हम जिसको कहेंगे 1940s तक चला। एंड इन सिमिलर पीरियड इन अदर कंट्रीज। ऐसी ही सिचुएशन बाकी कंट्रीज में भी थी। कैसी सिचुएशन? एक तो लिमिटेड बिजनेस था, दूसरा जो है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब यही पॉइंट्स आपको समझने हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से थी, कैसे हो गई, और ये लिमिटेड एक्टिविटी क्या थी। In general, agricultural regions and communities were the worst affected. जनरली हम बात करेंगे इस जमाने की, द ग्रेट डिप्रेशन की, 1929 से लेकर 1930 तक। इसमें सबसे ज्यादा जिन कम्युनिटीज को असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, दैट वर द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। वो लोग जिनका बिजनेस, जिनका काम, जिनका रोजगार, जिनका सारा इकोनॉमिक सिस्टम किस पे चलता था? एग्रीकल्चरल पे। एग्रीकल्चरल मीन्स वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे। This was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. हमने कल देखा मास प्रोडक्शन में, हमने देखा कि जो ये थे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन की, जिसकी मिसाल मैंने तरबूजे से दी थी कि जब मार्केट में पहले पहले तरबूजा आता है, जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है तब उसका रेट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो ही उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तब ऑटोमेटिकली उसका रेट भी जो है डाउन होता है। ऐसे ही कि अगर कोई फार्मर, कोई एग्रीकल्चरिस्ट पहले पहले अपने फील्ड्स में, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में 10 क्विंटल प्याज प्रोड्यूस करता था, अब उसने जो है 20 क्विंटल प्याज प्रोड्यूस करना शुरू किया। जब 10 से ये 20 हो गया तो ऑटोमेटिकली इस हेवी प्रोडक्शन से या इस हेवी क्वांटिटी से क्या हुआ कि इनके प्राइसेस डिक्लाइन हो गए, इनके प्राइसेस जो है डिक्रीज हो गए। जब इनके प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो फार्मर्स को घाटा आने लगा। ये हमने कल भी पढ़ा और अभी भी ये हम पढ़ रहे हैं। जब ऐसे एग्रीकल्चरल या इन जमींदार लोगों को घाटा आया तो ये घाटा जो है बहुत देर तक चला, और इस घाटे का जो मंफी असर था वो बहुत देर तक चला। यूजुअली जो है इस दौर में, याद रखना है, इस दौर में जो है ज्यादा घाटा फार्मर्स को आया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले लोगों को आया था। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन निकलती थी उस गुड्स में जो है, उन चीजों में जो है घाटा आया था, न कि इंडस्ट्रियल गुड्स में। Agricultural overproduction remained a problem, made worse by falling agricultural prices. As prices as prices slummed and agricultural incomes declined, farmers tried to expand productions and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income.
जब लोगों में गरीबी आई, जब एक जमींदार गरीब हुआ, तो उसने सोचा नेक्स्ट ईयर, अब जो है नेक्स्ट सीजन में, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में डिफरेंट क्रॉप सीजन्स निकलते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में एक एक में होता है सरसों का तेल, एक में होता है पैडी फील्ड्स वगैरह वगैरह, पैडी क्रॉप्स। तो ऐसे ही इंडिया में 2-3 सीजन्स निकलते हैं। तो एक सीजन में उन्होंने क्या किया, अगर इनको एक सीजन में घाटा हुआ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वालों को, इन्होंने दूसरे सीजन में कहा कि अब जो है हम अपनी प्रोडक्शन डबल करेंगे, हो सकता है जो हमारा पुराना घाटा है वो भी बराबर हो जाए। तो इसी कड़ी में, इसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते करते चले गए ये, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की, और इस प्रोडक्शन से क्या हुआ, इसका जो है वैल्यू डिक्रीज हुआ। मिसाल में फिर तरबूजे की दूंगा, जब किसी फार्मर के पास कम तरबूजे होते हैं, तो या जब सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में तरबूजे कम होंगे, इकोनॉमिक मार्केट में तरबूजे कम होंगे, उनकी डिमांड होगी। जब यही तरबूजे, अगर 10 लोग तरबूजे खाने वाले हैं, अगर 10 लोग तरबूजे खाने वाले हैं और मार्केट में खाली 8 तरबूजे मौजूद हैं, बात को समझना है, अगर 10 लोग तरबूजे खाने वाले हैं लेकिन मार्केट में खाली 8 तरबूजे मौजूद हैं, तो इन 8 तरबूजों की डिमांड जो है बहुत ज्यादा होगी और उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर यही 10 लोग तरबूजे खाने वाले हैं और मार्केट में 30 तरबूजे अवेलेबल होंगे, तो इनकी जो रेट है बहुत ज्यादा डाउन होगी, क्योंकि ये एक्सेसिव क्वांटिटी में मौजूद है। तो यही सिचुएशन सारे जमींदार लोगों की थी। इन्होंने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की, और जो भी इन्होंने प्रोडक्शन की, चाहे वो कॉर्न की हो या किसी वीट की हो, जिस चीज की भी ये प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा हो गई, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई। नतीजा ये निकला कि वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती गई और लोगों की डिमांड कम ऑलरेडी थी ही, क्योंकि लोग अब गरीब भी थे, या लोग उतने ही थे, या डिमांड उतनी ही थी जितने लोग थे, लेकिन प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो गई, डिमांड से कहीं ज्यादा हो गई, और नतीजा ये निकला कि उस प्रोडक्शन का जो है वैल्यू या प्राइस कम होता गया। This worsened the glut too much in the market, pushing down prices even further from farm produce rotted for a lack of buyer. अब लोगों ने, जमींदार लोगों ने ऐसे ही प्रोड्यूस करते गए करते गए करते गए, और वो सारा माल मार्केट में फिर सड़ा, वो सारा माल फिर मार्केट में सड़ा। मिसाल में फिर से दूंगा आपको, अगर 10 लोग एप्पल खाने, सेब खाने वाले हैं, लेकिन मार्केट में जो है 30 लोगों के लिए सेब अवेलेबल हैं, 30 लोगों के लिए सेब अवेलेबल हैं, जो ये 20 सरप्लस क्वांटिटी है, जो ये 20 एक्स्ट्रा क्वांटिटी है सेबों की, ये ऑटोमेटिकली जाया हो जाएगी। तो यही सिचुएशन जो थी इस ग्रेट डिप्रेशन में थी। तो इससे सबसे पहले फिर कौन से लोग डिप्रेशन में आ गए, वो थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले लोग, या जिनको हम जमींदार कहते हैं। ठीक है। तो सेकंड, दूसरा क्या इस ग्रेट डिप्रेशन का सिस्टम था तब? In the mid-1920s, many countries financed their investment through loans from the US, while it was often extremely easy to raise loan in US. तो 1920s की हम जब बात करते हैं, तो ये वो ज़माना था जब यूएसए जो है बहुत ज़्यादा अमीर हुआ था, क्योंकि हमने देखा इसमें वर्ल्ड वार 1 में ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। तो 1920s के इस दहाई में क्या हुआ, जो यूएसए है ये अब लोगों को, कंट्रीज को लोन देता था, मनी लेंडर था, ये बहुत ज्यादा लोन देता था ये। अब जो लोग हैं या कंट्रीज हैं, इन्होंने यूएसए से लोन मांगना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में इसको, अपने बिजनेस में इस लोन को जो है इन्वेस्ट कर दिया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो लोग थे वो यूएसए से लोन लेते थे और बिजनेस करने के लिए वही लोन जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। ठीक। When the going was good, USA overseas lenders panicked at the first sign of trouble. जब ये सारा निजाम चलता था, जो यूएसए के मनी लेंडर्स थे, ओवरसीज लेंडर्स थे, जो बाहर मुल्कों को लोन देते थे, उनको कुछ खतरा उनको महसूस हुआ। वो खतरा उनको कैसे महसूस हुआ? मानो कि यूएसए के मनी लेंडर्स जो हैं, ओवरसीज लेंडर्स जो हैं, इन्होंने इंडिया के जमींदार लोगों को जो है लोन दिया था। मिसाल के तौर पे यूएसए के जो ओवरसीज लेंडर्स हैं, ओवरसीज लेंडर्स, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ओवरसीज लेंडर्स जो हैं ये मनी लेंडर्स थे, लोन देने वाले थे, यूएसए के लोग थे, यूएसए के बिजनेसमैन थे, यूएसए के बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से। मानो कि इंडिया के जमींदार, इंडिया के फार्मर्स ने लोन लिया था यूएसए से।
अब जब इंडिया के फार्मर्स ने जो भी प्रोडक्शन की थी, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की थी, वो मार्केट में सारा ठप पड़ा हुआ था क्योंकि उसके लिए बायर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के जमींदार या इंडिया के फार्मर्स जो है इनको घाटा आया। ठीक है, जब इनको घाटा आया, उनको इनको तो फैक्टर कॉस्ट का पैसा भी नहीं मिला, जो उनको उसमें मेहनत करने का पैसा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, क्योंकि उनके पास बायर्स नहीं थे, क्योंकि उनको बायर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर क्या हुआ, जो ये ओवरसीज लैंडर्स है उनको खतरा महसूस हुआ। खतरा ये महसूस हुआ इनको कि जो इनको हम लोन दे रहे हैं उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है, वो इस कंडीशन में नहीं रह रहे हैं कि वो हमारा लोन जो है रीपे करे, पे बैक करे। ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 यूएस ओवरसीज लोन्स नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। तो फिर 1928 की जो जब हम बात करते हैं, यही जो है 1928 की बात अगर हम करेंगे, तो यूएसए का जो ये ओवरसीज लोन देना था, बाहर मुल्कों को, फॉरेन कंट्रीज को लोन देना था, ये बंद हो गया क्योंकि इसमें क्राइसिस आ गई, एक्यूट क्राइसिस आ गई। जब इनको क्राइसिस आ गई, मिसाल में यहाँ फिर समझाने के लिए दूंगा, जब एक बैंक लोन देता है तो उस बैंक का सारा निजाम उसी लोन से चलता है, क्योंकि वो हमसे इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट से वो अपने बैंकर्स या अपने बैंकिंग स्टाफ का जो सैलरी निकालता है, बैंक भी उसी इंटरेस्ट रेट से चलता है। जब लोन देना ही बंद हुआ तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी हासिल करना भी बंद हो गया। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है यूएसए की हुई, यूएसए का लोन देना बंद हो गया, और जो उनको एक्स्ट्रा में फायदा मिलता था वो एक्स्ट्रा फायदा भी बंद हो गया। With the fall in the prices and the prospect of a depression, US banks had also slashed domestic lending. अब जब यूएसए बैंक थे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बैंक थे, इन्होंने पहले ओवरसीज लोन्स को बंद किया था। पहले इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज को ये लोन देते थे उस लोन को बंद किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले लोगों को घाटा आ रहा है, वो लोन पे बैक नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनका लोन बंद किया था। अब इन्होंने डोमेस्टिक लोन्स भी बंद किए थे, जो ये अपने मुल्क में लोगों को लोन दे रहे थे वो लोन भी उन्होंने बंद किया था। क्यों? क्योंकि इनको लगा था कि हालात खराब होने वाले हैं। इनको, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि आगे अभी जो भी करना है आप अभी करिए, क्योंकि आगे जो है हालात खराब होंगे। कैसे हालात खराब होंगे? आगे मार्केट बहुत ज्यादा हाई होगा, अगर आपको सोना लेना है तो आज ही ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके सोने का बहुत ज्यादा रेट होगा। तो ऐसे इनको लगा था, यूएसए के बैंकर्स को लगा था कि बाहर जो है, बाहर फॉरेन कंट्रीज जो है वो लोन पे बैक नहीं कर सकते, उन्होंने लोन देना बंद किया, और अब वो लोन उन्होंने अपने मुल्क में भी देना बंद कर दिया। फार्मर्स कुड नॉट सेल, फार्मर्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट्स, यहां पे है ये, farmers could not sell their harvests, households were ruined and business collapsed। तो जो फार्म्स थे, फार्मर्स थे, उनके पास जो भी उनके पास हार्वेस्ट थी, जो भी उन्होंने माल प्रोड्यूस किया था, जो भी उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, वो बेच नहीं सकते थे। क्यों बेच नहीं सकते थे? क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले अवेलेबल नहीं थे। और हाउस होल्ड्स वर ruined, जो हाउस होल्ड्स थे वो भी समहाउ गरीब थे, और जो बिजनेस मैन थे या बिजनेसेस थे वो भी सारे खत्म हुए थे। क्योंकि अमेरिका के बैंक्स ने लोन देना बंद किया था। मैंने पहले ही कहा, जिनका भी बिजनेस था वो लोन से वो चलाते थे, वो यूएसए से लोन लेते थे, फिर वही लोन का पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते थे। जब यूएसए ने पैसा देना बंद किया, उनका पैसा बंद हो गया, तो इट मीन्स उनका ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बंद हो गया। ठीक है, as unemployment soared, frigid people frigid long distances, frigid means वो चले गए, frigid means frigid, sorry, it's frigid, trudged, frigid means a long tired walk, a long tired walk, यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी इन दिनों जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ इंडिया में, इन्होंने इंडिया बंद की कॉल कर दी, तो फिर जो माइग्रेंट्स थे, जो लोग थे, उनको बहुत ज्यादा वॉक करना, चलना पड़ा। किस लिए? या तो वो घर चले जाएंगे या तो उनको दूसरी जगह पे जॉब मिले। तो एज अनएम्प्लॉयमेंट सोर्ड, सोर्ड मीन्स जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीपल
ट्रजिड लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोगों को अब बहुत ज्यादा चलना पड़ा, लुकिंग फॉर मई फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड, अब ये काम के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे थे। मतलब जिनके पास जॉब था, अमेरिका के बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड कर रहे थे, वो अपना बिजनेस चला रहे थे, वो अपने हाउस होल्ड्स चला रहे थे, वो अपना एग्रीकल्चरल सिस्टम चला रहे थे। जब यूएसए का ये पैसा बंद हो गया तो ये सारा जो है सिस्टम भी ठप हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा में एक बात और बोलूं, जो ये डिप्रेशन थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन थी या ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, समहाउ इसका रीजन एक ये भी था कि बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन हुई थी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इन चीजों को कैसे बंद कर सकते हैं या इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए मास प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए, वो भी आगे देखेंगे। तो लोग फिर चले गए। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। अब जो है यूएसए के बैंक्स भी ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो गए। कोलैप्स मींस यहाँ पे टूटना, बिखरना, खत्म हो गए। अब वो कैसे खत्म हो गए उसकी मिसाल भी मैं दूंगा। हमने देखा कि एक बैंक, मिसाल के तौर पे जेके बैंक लोन देता है एक महीने में 10 लाख रुपए। बात समझना, जेके बैंक अगर एक महीने में 10 लाख लोन देता है लोगों को, वो 10 लाख वही रुपए होते हैं जो हम वहां पे डिपॉजिट करते हैं। मींस वो हमारा ही पैसा जो है लोगों को लोन देता है। मैंने अगर मानो वहां पे या हम सब ने वहां पे 10 लाख जो है डिपॉजिट किया, तो उस जेके बैंक ने यही 10 लाख जो है आगे 10 लोगों को लोन दिया। उन 10 लोगों से वो इस 10 लाख के बदले 13 लाख लेता है। 13 लाख लेता है तो 3 लाख का इंटरेस्ट लेता है। 3 लाख से जो है 3 लाख जो है बैंक जीतता है। अभी 10 लाख हमारे होते हैं, कुछ और लोग कमा उससे बिजनेस अपना करते हैं, वो 3 लाख का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं और उस 3 लाख से जो है बैंक का काम वगैरह चलता है। जब अगर अब बैंक में हम डिपॉजिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अब गरीब हुए थे, क्योंकि वो कहाँ से डिपॉजिट करते, या अगर अब बैंक लोन देना ही बंद कर दे, तो ऑटोमेटिकली जो ये 3 लाख रुपए जो बैंक एक्स्ट्रा में नफा कमाता था वो बंद हो जाएगा। और यही सिचुएशन अमेरिका में हुई और इनका सारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो बात आई समझ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सारी कोलैप्स हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बिजनेसमैन भी खत्म हो गए, बिजनेस भी ठप हो गया, और ऑटोमेटिकली एट द एंड जो है यूएसए के बैंक्स या यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया की क्या सिचुएशन इस ग्रेट डिप्रेशन में थी। India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934. Halved means निस्फा निस्फ हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। जो इंडिया में माल आता था वो भी कम हो गया, जो इंडिया से बाहर जाता था वो भी कम हो गया। कब से? 1928 से लेकर 1934 तक। 1928 से लेकर 1934 तक ये सारा बंद हो गया। Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. वीट, हम सबको पता है कि वीट क्या हो गया, वीट से क्या बनता है, वीट कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके प्राइसेस जो हैं 50% कम हो गए। मानो कि अगर पहले एक क्विंटल गंदम या ये आटा जो है, एक क्विंटल जो है 1,000 में बिकता था, अब यही एक क्विंटल जो है 500 में बिकता था। इट मीन्स अगर इस 1,000 इस क्विंटल में जो 1,000 हमें मिलता था, अगर उस 1,000 में 700 इसको प्रोड्यूस करने के लिए लगता था, 300 का फायदा था इसमें, तो अब वो प्रोडक्शन के प्राइसेस या प्रोडक्शन का कॉस्ट भी जो है वो भी अब घाटे में चलता था। यहां से इंडिया जो है तब कॉलोनी थी, इन पे अंग्रेज सरकार का रूल था। इनको अंग्रेज सरकार की तरफ एक टैक्स देना पड़ता था, जो हम सब ने 8th क्लास में पढ़ा है कि कौन से कितने टाइप्स के टैक्सेस थे। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। अब इनको जो टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिश सरकार की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो लोग जो है पागल हो गए। अब लोगों में वो डिप्रेशन आ गई, लोगों में जो है बड़ी फ्रस्ट्रेशन आई कि अंग्रेज सरकार कम ही नहीं करती है, अंग्रेज सरकार वही पैसा लेती है जो जब जब मिसाल के तौर पे अगर एक एक फार्मर को एक क्विंटल में 1,000 मिलता था, 400 इसको देने पड़ते थे, किनको? अंग्रेज लोगों को एज ए टैक्स, एज ए रेवेन्यू। तो 600 इसको खुद को मिलते थे। अब यही इनको खाली 500 मिलते थे,
और उसमें भी 400 इनको देने पड़ते, तो इट मीन से सारा काम जो है घाटे पे चलता था। जब कोई काम घाटे में चलता है तो जाहिर सी बात है कि उस काम को करते करते फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। पीजेंट्स The colonial government refused to reduce revenue demands. Peasants producing world market were the worst hit. अब जो है peasants, जो peasant लोग थे, जो ये प्रोड्यूस करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, छोटे छोटे जमींदार जो लोग थे, they were the worst hit. वर्स्ट हिट मीन्स इन्हीं को सबसे ज्यादा घाटा आया। हमने कभी सोचा है जो हमारे यहाँ पे राशन डेपोज पे चावल बिकता है, जो हमारे यहाँ पे सब्जी होती है, ये आती कहाँ से? क्या अगर इनको कभी रेट कम मिलेगी तो इनको घाटा आएगा या फायदा आएगा? या अगर आप न्यूज देखते होंगे कि हम आए रोज देखते हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड किया, क्योंकि हर एक फार्मर जो इंडिया में है कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं उसने लोन लिया होता है, और जो ही उसको घाटा आता है उसको फिर सुसाइड के बगैर कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। तो जब ये प्रोडक्शन, इसमें जो है प्रोडक्शन हाफ हुई, इसके प्राइसेस भी हाफ हुए, प्लस अब जो पीजेंट्स को रेवेन्यूज पे करने पड़ते थे इंग्लैंड सरकार की तरफ, ब्रिटिश सरकार की तरफ, वो भी रिड्यूस नहीं किए गए। अब जो है पीजेंट्स जो है फ्रस्ट्रेट हुए थे, और यही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है, या महात्मा गांधी जी ने है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। तो 1931 के बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। अब हमने देखा सारा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हुआ था, अब इसको ठीक करना था। अब जब कोई चीज खत्म होती है, जब कोई चीज तबाह होती है, उसको फिर ठीक करना होता है, रीबिल्ड करना होता है। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार इरा। अब जंग के बाद देखना है हमें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखना है हमें कि कैसे ये इकोनॉमी जो है ठीक हो गई, कैसे जो है इसको ठीक करने के लिए स्टेप्स लिए गए। Second World War broke out a mere 2 decades after the end of First World War. तकरीबन बराबर 2 decades के, 2 दहाई के बाद जो है वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ। कब से? फर्स्ट वर्ल्ड वार से। 1919 में पहला हो गया और 1939 में दूसरा हो गया। पहला जंग जो है इट वाज फॉट बिटवीन एलाइज एंड सेंट्रल पावर्स, और जो सेकेंड वन है इट वाज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर्स एंड द एलाइज। एक्सिस पावर्स में आपकी बार कौन कौन से थे? इसमें जर्मनी थी, नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी मीन्स हो गई हिटलर की जर्मनी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जापान भी इन्हीं के साथ था। हमने देखा जापान और इंग्लैंड का बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था, तो इट मीन्स जापान और इंग्लैंड एक साइड से नहीं हो सकते हैं। और इटली भी जो है इसी ग्रुप के साथ था, इसी ब्लॉक के साथ, इसी एक्सेस पावर्स के साथ था। अलायंस में कौन कौन से थे? अलायंस मीन्स जिन्होंने अब गठबंधन किया था, वो कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था, जिसको लेटर ऑन हम रशिया के नाम से भी जानते हैं, और यूएस। सोवियत यूनियन, इसमें बहुत ज्यादा मुल्क थे, इसमें एक ही आइडियोलॉजी चलती थी, इसमें एक ही इकोनॉमी चलती थी, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पे बोला जो अब वर्ल्ड वार सेकेंड के ये प्लेयर्स थे। अब जो है इसमें दो जंग खत्म होने के बाद दो क्रूशल इन्फ्लुएंसेस जो है पूरी दुनिया के सामने आए। जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ, इस के खत्म होने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई पूरी दुनिया के सामने। Two crucial influences shaped post-war reconstruction. The first was the US emerging as the dominant economic, political and military power. पहला क्या था? यूएसए सबसे ज्यादा अब जो है पावरफुल था, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और मिलिट्री के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। द सेकेंड वन वाज अब जो है सोवियत यूनियन, रशिया भी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल था। ठीक है। पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड्स। अब हमने देखा वर्ल्ड वार सेकंड भी खत्म हुई। वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने के बाद जो है दो कंट्रीज पावरफुल सामने आई थी, जिनको हम टू ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड वार भी आगे आप पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, कोल्ड वार क्या सिचुएशन थी फिर इन्हीं कंट्रीज के दरमियान। तो अब जो है पोस्ट वार, जंग खत्म होने के बाद कैसे सेटलमेंट की गई, सेटलमेंट
जैसे कि हम किसी को कहते हैं रीसेटल करना, कोई चीज नए से बनाना। एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, अब ब्रेटन वुड्स कुछ नाम है, यहाँ पे कोई काम हुआ है जिससे जो है जंग के बाद कोई चीज सेटल हुई है, रीसेटल हुई है। Economists and politicians drew two key lessons from interwar economic experiences. अब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स या पॉलिटिशियंस का मानना था कि उन्होंने दो बड़े लेसन्स अब जो है अंडरस्टैंड किए थे इस जंग के दरमियान जो इकोनॉमी चली थी। फर्स्ट लेसन लर्न, जो पहला लेसन इन्होंने सीखा था वो क्या था? एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी based on mass production, based on mass production cannot be sustained without mass consumption. इनका मानना था कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे, अगर वो बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मिसाल में दूंगा, अगर एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जूते बनाती है तो वो इंडस्ट्री तब चलेगी जब लोग, बहुत ज्यादा लोग होंगे जूते पहनने के लिए। अगर लोग नहीं होंगे जूते पहनने के लिए तो इंडस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी, क्योंकि वो जूते बनाते चली जाएगी और जूता पहनने वाला कोई नहीं होगा, तो इट मीन्स वो घाटे में चली गई। But to ensure mass consumption, there was a need high and stable income. अब अगर जो है लोग होने चाहिए जूता पहनने के लिए तो लोगों के पास इनकम होनी चाहिए, लोगों के पास इनकम होनी चाहिए। मैं आपको अभी मिसाल दूंगा, अगर मैं 10 जूते लाऊंगा तो 10 जूते लाने के लिए मेरे पास इनकम होनी चाहिए। जब मेरे पास इनकम नहीं होगी तो मैं जूता ही नहीं लाऊंगा, मुश्किलन एक जूता लाऊंगा। इनकम्स जो है could not be stable if employment was unstable. इनकम्स तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों को जॉब नहीं होंगे, इनकम तब तक लोगों के पास नहीं आएगी, इनकम तब तक स्टेबल नहीं हो सकती। स्टेबल इनकम का मतलब हो गया लगातार एक ही, जैसे कि एक मुलाजिम को एक इनकम स्टेबल होती है, हर महीने उसको अपनी सैलरी होती है, चाहे 50,000 हो 60,000 हो, वो स्टेबल इनकम है। अगर एक मजदूर की बात करेंगे हम, एक महीने में वो 400 कमाता है, 4,000 कमाता है, दूसरे महीने में कुछ नहीं कमाता। मिसाल देंगे, फरवरी में एक मजदूर ने, एक डेली वेजर ने 10,000 कमाए, मार्च में कुछ नहीं कमाए, अप्रैल में तो यहीं से चला गया। ठीक, तो ये स्टेबल इनकम नहीं है। तो कंजप्शन करने के लिए, जूता पहनने के लिए इनकम का होना जरूरी है, और इनकम तभी आएगी जब लोगों के पास जॉब होगा। ठीक है। इनकम्स आल्सो रिक्वायर स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इनकम होने के लिए जो है रोजगार होना चाहिए। रोजगार अब कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री से तो नहीं आ सकता। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे होंगी, इंडस्ट्री में अगर 10,000 लोग इक्विप हो सकते हैं, 10,000 लोगों को जॉब मिल सकती है, लेकिन फिर भी 10,000 बचते होंगे। तो इट मीन्स अब इन इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट हो सकती है जब इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे। खाली हमें इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, बल्कि गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा और जॉब्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये पहला लेसन था। दूसरा लेसन क्या था जो इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस का मानना है कि इन्होंने इस चीज से सीखा? दैट इज related, that is related to a country's economic links with the outside world. एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो है बिजनेस होना इन्होंने समझा था, सीखा था, सोचा था या एक्सपीरियंस किया था इन इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ने। कह रहे हैं कि जब एक कंट्री दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करती है, बिजनेस करती है, इकोनॉमी चलाती है, तो इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कैसे? द गुड ऑफ फुल The good goal of full employment could only be achieved if governments had power to control flows of good, capital and labor. जो हमने कल परसों तीन चीजों का फ्लो पढ़ा था, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ लेबर। इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि ये जो है गवर्नमेंट की जेर निगरानी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे गवर्नमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर घाटा आए भी तो वो गवर्नमेंट को आएगा, गवर्नमेंट को बाकी फिर चलाना आता है। The main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability. अब जो है ब्रेटन वुड्स का कंसेप्ट आया, या लोगों ने जंग खत्म होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने कहा कि अब कंट्रीज को हम फिर से रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, रीसेटलमेंट कैसे कर सकते हैं कंट्रीज की। जो कंट्रीज अब गरीब हुए थे, जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, जिन कंट्रीज में बिजनेस ठप हुआ था, जिन कंट्रीज में हाउस होल्ड तबाह हुए थे, उनको हम कैसे स्टेबल बनाएंगे, उनको हम कैसे फिर से स्टेबल बनाएंगे। इसके लिए क्या हुआ? इन्होंने
या लोगों को जॉब कैसे प्रोवाइड करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे कंट्रीज में, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, स्पेशली जहां पे इंडस्ट्रीज थी वहां पे लोगों को कैसे जॉब्स प्रोवाइड करेंगी। तो इन्होंने इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। यूएसए में एक जगह है न्यू हैम्पशायर में एक ब्रिटन जगह है, तो यहीं पे 1944 जुलाई महीना होता है, 1944 साल होता है, वहीं पे डिफरेंट लीडर्स आते हैं, ये इस चीज पे एग्री करते हैं कि अब जो है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को, स्पेशली इंडस्ट्रियल कंट्रीज को, या हम स्टेबल रिस्टेबल करेंगे, उनमें हम स्टेबिलिटी करेंगे। कैसे स्टेबिलिटी करेंगे? वहां के लोगों को जॉब देंगे, वहां का बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे, वहां के एग्रीकल्चर फार्मर्स को लोन देके या वहां की उनकी कंडीशन ठीक करके उनका बिजनेस फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो इसी चीज का नाम पड़ता है क्या? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहां पे ये चीज डिसाइड किया कि अब जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम दुनिया में स्पेशली इंडस्ट्रियल कंट्रीज में फिर से लाएंगे। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो है इससे दो चीजें सामने आई, दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, किससे? ब्रिटन वुड्स से। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरे का नाम था IBRD, इट मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक का काम था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम था टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। जो भी इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं, कंट्रीज मेंबर्स बनते हैं, उनमें हम देखेंगे कि कौन कंट्री फायदा कमाती है और कौन कंट्री घाटे में चली जाती है। जो कंट्रीज फायदा कमाते हैं उनका फायदा हम लेंगे और वो फायदा जो है हम उन कंट्रीज को देंगे जिनका घाटा हो रहा है। ऐसे में दोनों कंट्रीज बच जाएंगे, ठीक। दूसरे का क्या काम था? IBRD, दैट्स नोन एज वर्ल्ड बैंक, वाज, इसका दूसरा नाम भी वर्ल्ड बैंक है, या इसकी फुल फॉर्म जो है IBRD की इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या था? रिकंस्ट्रक्ट करना, उन कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर सेकंड से तबाह हुए थे। इसका नाम ही हमें बोलता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक ये लोन देता था उन कंट्रीज को जो जंग से तबाह हुए थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड से तबाह हुए थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये लोन देते थे। जब हम ये लोन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें जेके बैंक की तरह इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, इसमें ये मानो सॉर्ट ऑफ जीरो रेंटल लोन होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी। इसको आप अब जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी, इस चीज को आप रहने दीजिए, इतना हम स्किप करेंगे क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। तो इस चीज से ब्रिटन वुड्स को क्योंकि हमारा आधा ही मिनट इस मीटिंग में बाकी है, तो ये जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, इससे आपको पता होना चाहिए, कल जो क्वेश्चन आएगा, इससे दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। एक बनाया गया था IMF मैंने बोला इसका काम क्या था, दूसरा बनाया गया था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या जिसका दूसरा नाम वर्ल्ड बैंक भी है। इसका काम क्या था? कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना और डेवलप करना, उन कंट्रीज को जो जंग से तबाह हुए थे। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, कैसे अब कंट्रीज जो है आजाद हो गए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बोल सकता है।